वेलकम है आपका आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू हायर में। आज हम पढ़ेंगे मैथ और मैथ हम शुरू करेंगे बेसिक से। मैथ में क्या है, सारा खेल जो होता है नंबर्स का होता है। नंबर के बिना हम मैथ में कुछ नहीं कर सकते हैं। मैथ एक ऐसी चीज है जो आपका पीछा कहीं छोड़ने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं आपको जोड़ घटाना गुणा भाग इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। तो हम बेसिक चीजों से इसकी आज शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नंबर्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय अपरिमेय, ये सम विषम और सारी संख्याएं क्या होती हैं, यही हम आज इसकी जानकारी आपको देंगे। तो शुरुआत हम कहां से करेंगे, पहले क्या शुरू करेंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं ये, तो इनकी जो शुरुआत होती है, प्राकृतिक संख्या की जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई, 1 से हुई। तो 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं कहलाती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक हम आके रुक जाते हैं। अब जब यहाँ हम आके रुक गए तो इसके आगे एक सवाल खड़ा होता है कि इसके आगे आके कौन सा नंबर हम लिखेंगे। जब इसके आगे कोई नंबर हमें समझ में नहीं आ रहा था कि 9 के आगे हम क्या लिखेंगे, जब हम गिनती पढ़ रहे हैं, गिनती गिन रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि 9 के आगे हम रुक जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, खोज शुरू हुई एक इसकी जीरो की। जीरो आया, जब जीरो आ गया तो ये हमारी संख्या क्या हो गई, पूर्ण हो गई। पूर्ण का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट हो गई जब हमारी नंबर। तो अगर हम इसको जीरो लगा दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, होल नंबर। होल नंबर्स, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अगर कोई पूछेगा कि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है, तो हम क्या कहेंगे, 0 से शुरुआत होती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब ये हमारी संख्या क्या हो गई, पूर्ण हो गई। इसके आगे आप कितने भी नंबर सब बना सकते हैं। 9 के आगे जैसे कि आपको बनाना है क्या, 10 बनाना है, तो 1 करेंगे और ये 0 लगाएंगे, ये क्या हो गया 10। 10 में ये क्या हो गया हमारा। उसके आगे अगर हम बनाना चाहें कि 34 बनेगा, तो क्या बनेगा, 3 लगाएंगे और 4 लगाएंगे। ठीक है, 34 में ये 4 क्या है, 4 हमारा होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक, ठीक है। और ये 3 हमारा क्या है, दहाई का अंक। दहाई का अंक। अब आप कहेंगे कि कैसे हमने 3 को डिसाइड किया कि ये दहाई का अंक है, आखिर क्यों हमने कह दिया कि ये दहाई का अंक है। तो जो 34 है उसको हम कैसे लिखेंगे, 30 + 4। तो ये हमारा क्या है, 4 हमारा यूनिट डिजिट है जिसे हम इकाई का अंक भी कहते हैं। और ये 30 क्या है, 3 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 10, और 10 ही क्या है, दहाई। ठीक है, जो यहाँ लिखा रहेगा उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी के आगे जैसे सैकड़ा आ जाता है तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इतना समझ में आ गया। हमने क्या पढ़ लिया, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या पढ़ लिया, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। ठीक है, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, और एक चीज और जान लीजिए, इन्हीं नंबर्स को 1 2 3 पूरा 9 तक लिखा है और 0 to 9 तक लिखा है। इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, हिंदू अरबिक नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हिंदू अरबिक नंबर। इसी को हम अगर हिंदी में कहें, हिंदू यूनानी, हिंदू
यूनानी संख्या। आपके पेपर में अगर पूछा जाए कि हिंदू यूनानी संख्या को किसी दूसरे रूप में क्या कहेंगे, तो क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है। मतलब हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो किस में आ जाते हैं, हिंदू यूनानी संख्या में आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे आप बताएंगे सम संख्या क्या होता है। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तीसरा नंबर सम संख्या। सम संख्या जिसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। ठीक है, क्या होती है सम संख्या, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या। ठीक है, लिख देते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। यहां अंडरलाइन कर लीजिए पूर्णतः। ठीक है, 2 से पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख लीजिए, मान लीजिए कोई नंबर है, लिखा हुआ है 58। ठीक है, अब ये 58 क्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब कैसे पता करेंगे, तो देखिए विभाज्यता का नियम भी होता है जिसको हम आपके अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ आएगा 1 और ये 8 आ जाएगा। क्या होगा, 2 9 जा 18। तो ये क्या हो गया, 0। रिमाइंडर हमारा 0 बचा है। जो शेषफल है वो 0 अगर बच गया, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये हमारी सम संख्या है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली रूप से हम क्या कह सकते हैं कि 2 के टेबल में जितने भी संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए। अब इसी के आगे कुछ लिख लीजिए, जैसे कि 2 से शुरू होगी, 4 6 8 10 12 16। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या अगर हमसे पूछेगा तो क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2 होगी। और अगर यही पूछ ले कि सबसे बड़ी, तो क्या हम डिसाइड कर पाएंगे कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी, नहीं डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि ये नंबर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तक जब जाएंगे तो हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या, विषम संख्या। अब सम तो आपने समझ लिया कि सम संख्या क्या होती है, तो विषम भी बताना जरूरी है कि विषम संख्या क्या होती है। तो विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या जानेंगे। ठीक है, चौथा नंबर विषम संख्या। जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर। अब आपने सम संख्या जाना कि 2 से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं क्या होती है, सम संख्या। तो इसी का उल्टा ही तो विषम संख्या है। तो विषम में हम क्या कर देंगे कि ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं तो सम संख्या होती हैं, लेकिन 2 से विभाजित ना होने वाली संख्याएं क्या होती हैं? हमारी विषम संख्या। एग्जाम्पल के अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9 ... ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है? विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो जो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इतना आपके समझ में आ गया। तो अब इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो हम आपको क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक देख लीजिए। ठीक है, तो पूर्णांक अगर हम देखें तो पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटीजर्स। ठीक है, कौन सा नंबर है? 5वां नंबर है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्राकृतिक संख्या सबसे पहले पढ़ लिया, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पूर्ण संख्या पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा हमने? सम संख्या, उसके बाद क्या पढ़ा हमने? विषम संख्या। अब हम पढ़ेंगे 5वें नंबर पे क्या? पूर्णांक। पूर्णांक जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्णांक मतलब कि पूर्ण अंक होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण अंक होना चाहिए। ये क्या है? पूर्णांक है। 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 ठीक है, ये क्या है? पूर्णांक है। ठीक, और ये क्या है? पूर्णांक है। अगर हम यही कह दें कि ये क्या है, तो क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट में आ गया 2.5। अगर हम कहेंगे 2.32 तो क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसी को व्यक्त करें कि लिखेंगे कैसे, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे, बीच में क्या होता है? ये कोई लाइन खींच दी हमने, यहाँ बीच में क्या है? 0। इधर जो संख्याएं होंगी ये क्या होंगी? पॉजिटिव, और इधर जो संख्याएं होंगी ये क्या होंगी? निगेटिव। ठीक है, अगर इधर कहेंगे 1, 2, 3 और ये 4, इधर कहेंगे तो -1, -2, -3 और -4। अब देखिए, इसमें हम आपको एक चीज बताएं कि अगर हम लेफ्ट से राइट की साइड जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट की साइड जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? बढ़ता क्रम। हमें क्या मिलेगा? बढ़ता क्रम। और अगर हम इसी में राइट से लेफ्ट की साइड आएंगे तो क्या मिलेगा? घटता क्रम। ठीक है, तो इसमें अगर हम डिसाइड करें, अगर हम आपसे पूछें कि 3 और 6 में क्या बड़ा है, तो आप बड़ी आसानी से कह देंगे कि 6 बड़ा है। लेकिन अगर हम कहें कि -3 और -6 में क्या बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? अगर आपने माइनस का ध्यान नहीं दिया तो आप तुरंत वहां पे भी क्या बताएंगे कि 6 बड़ा है या -6 बड़ा है। लेकिन नहीं, देखिए, अगर इधर से बढ़ता क्रम जा रहा है तो क्या है? अगर हम कहें -4 और -2 में हम बात करें तो क्या -4 और -2 अगर बढ़ रहा है तो -2 क्या होगा? बड़ा होगा। ये शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं कि अगर माइनस के बारे में कोई पूछे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सीधा सीधा याद रखिए कि जो संख्या जितनी छोटी होगी अगर उसमें माइनस लगा देंगे तो उतनी ही बड़ी हो जाएगी। या अगर कहें कि जो संख्या जितनी बड़ी होगी अगर हम उसमें माइनस लगा देंगे तो उतनी ही छोटी हो जाएगी। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि -17, ठीक है, और यहां मैंने लिखा है -2, अगर मैं यहां कहूं कि कौन सा बड़ा है तो आप क्या बताएंगे? अगर
यहाँ पे 2 मिनट के लिए हम माइनस क्या कर दें, हटा दें। अगर मैं यहाँ अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे, 17 बड़ा है। बड़ी आसानी से आप बता देंगे कि क्या बड़ा है, 17 बड़ा है। अगर मैं यहीं पे अब माइनस लगा दूं, ठीक है, अब यहीं पे माइनस लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मामला ही यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। अगर माइनस लग गया तो मैंने बताया कि जो संख्या जितनी बड़ी दिख रही है वो उतनी ही छोटी हो जाएगी, और जो संख्या जितनी छोटी दिख रही है वो उतनी ही बड़ी हो जाएगी। तो अब हमारा जो साइन है वो किधर हो जाएगा, इधर की साइड हो जाएगा। अब -2 क्या हमारा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर्स क्यों खोजा गया, इंटीजर्स इसलिए खोजा गया क्योंकि अगर हम मान लीजिए हमने आपको 6 रुपए दिया है, ठीक है, हमने आपको 6 रुपए दिया, तो अभी ऋण है आप पर कितना, -6। ठीक है, मैं पॉजिटिव पे हूं, मैंने आपको दिया है, आप मुझे लौटाएंगे तो क्या होगा, आप घाटे पे हैं, माइनस पे हैं। ठीक है, अगर कभी मैंने आपसे पैसा मांगा, आपने मुझे 10 रुपए दे दिया, ठीक है, अब वो 6 तो आपका ही था उसमें, ठीक है, 6 तो आपका ही था उसमें, लेकिन वो 4 रुपए जो बढ़ रहा है वो आप पे अब बढ़ रहा है, मुझ पे घट गया। ठीक है, अब तो मैं ऋण पे आ गया। ठीक है, अगर कोई संख्या हम कहें कि 2 से 4 घटाइए, ठीक है, तो अगर कोई नहीं जानता, पूर्णांक की खोज ना हुई होती, इंटीजर्स ना बने होते, तो यहाँ पर हम सोचते क्या ये गलत लिख गया है, इसे हम 4 में से 2 घटा देते, 2 आ जाता। ठीक है, लेकिन पूर्णांक सही है, अगर हमें पूर्णांक का नॉलेज है, इंटीजर्स का ज्ञान है हमें, तो क्या करेंगे, 2 में से 4 घटाएंगे अगर, तो क्या आ जाएगा, -2। तो ये क्या है, हमारे दोनों नंबर जो है हमारे वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या, अभाज्य संख्या पहले। अभाज्य संख्या पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसकी 2 डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। एक तो पहले कि ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, सिर्फ कितने, 2 गुणनखंड, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या। तो क्या होगा, ऐसी संख्या जिनके 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल अगर जैसे हम ले लें 5, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल ले लें 5, तो ये किससे किससे होगा, पहले तो खुद से होगा, कोई भी संख्या होगी वो खुद से तो कटेगी ही कटेगी। दूसरा जो नंबर है हमेशा 1 होगा, कोई भी संख्या होगी हमेशा 1 से कटेगी। ठीक है, कोई भी संख्या होगी हमेशा 1 से कटेगी, और ये 1 स्वयं हो गया, तो इसके 2 गुणनखंड हो गए, ये मिला के कितने गुणनखंड हो गए, 2। ठीक है, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि 5 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर इसी तरह हम 7 ले लें, ठीक है, तो इसके भी क्या होगा, 1 और 7। इसी तरह अगर हम 13 ले लें तो इसका भी क्या होगा, 1 और 13। 2 गुणनखंड हो रहा है सभी का, इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या। याद रखिएगा कि 2 से ज्यादा गुणनखंड इसमें नहीं मिलने चाहिए। अगर वो 2 से ज्यादा गुणनखंड मिल गए हैं तो इसका मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो एक परिभाषा तो ये हो गई कि ऐसी संख्या जिनके 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक हम बोलचाल में कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटे, खुद से कटने वाली संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटे, वह
अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलचाल कह सकते हैं ऐसी संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटे, वो क्या होगी? अभाज्य संख्या। भाई कोई भी संख्या होगी स्वयं से तो कटेगी, साथ ही साथ एक से कटेगी, तो क्या हो जाएंगे? उसके दो फैक्टर हो जाएंगे, बात घुमाकर वहीं चली जाती है, तो दोनों का मतलब एक ही निकलता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे इसमें हो गया, क्या होगी? 2। ठीक है, ये क्या है? पहली अभाज्य संख्या, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है, अब अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ 9 लिख दें तो क्या होगा? 9 लिखेंगे, 9 के कितने होते हैं? 9 में 3 गुणे 3 गुणे 1 3 हो जाते हैं, इसलिए क्या होगी? 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। वो एक विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। तो 9 के बाद क्या आएगा यहाँ पर? 11, फिर 13, फिर ऐसे ही आगे। ठीक है, तो अगर हम 2 की बात करें तो अगर यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 2 एक ऐसी संख्या है जो हमें सम दिख रही है। मैंने सम बताया था अभी आपको, क्या होता है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वही सम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर 2 क्या है? हमारा सम संख्या है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि यही हमारी कि 2 जो है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं अगर हमसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो क्या कहेंगे? 2। उसके बाद की सारी संख्याएं क्या हैं? उसके बाद की सारी संख्या देखिए विषम है। कोई भी उसके बाद की सारी संख्याएं क्या 2 से कट रही है? नहीं कट रही है, तो उसके बाद की सारी संख्याएं विषम है। 2 ही हमारी ऐसी संख्या है सबसे छोटी सम संख्या कहलाती है। सम अभाज्य संख्या, अगर ये पेपर में पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, दोनों एक साथ दिखेगा आपको, तो आप क्या लगाएंगे? 2 लगा देंगे, आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब देखिए इसी अभाज्य संख्या में हम आपको कुछ और भी बताते हैं। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 15। ठीक, और फिर उसके बाद 51 से 100 तक कितनी होंगी? कितनी अभाज्य संख्या होंगी? कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 10 होंगी। ठीक है, अब कौन कौन सी होंगी? 1 से लेकर 50 तक में हमने बता दिया कि 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 51 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये आप हमें कमेंट करके इसमें लिख के बताएंगे कि कौन कौन सी 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं, 15 से ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, और 51 से 100 तक में 10 संख्याएं होती हैं, 10 से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आप हमें खुद बताएंगे। उसके बाद हम अगली क्लास में इसमें डिस्कस करेंगे कि आपने सही बताया या नहीं। उसके बाद हम देखिए पढ़ेंगे क्या परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर। क्या होता है परिमेय संख्या? तो ऐसी संख्याएं जिसे हम बटे के फॉर्म में लिख सकें उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। बटे के फॉर्म का मतलब क्या कि p/q के फॉर्म में हम जिसे लिख सकें, p/q के फॉर्म में हम अगर कोई भी संख्या को लिख दें तो क्या होगी? वो हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, जहां पर ध्यान रखिएगा
कि Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q क्या होगा, अगर Q ही 0 हो जाएगा तो क्या ये बटे के फॉर्म में रहेगी, नहीं होगी, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या वो डेफिनेशन सही होगी कि P बाई Q के फॉर्म में हम संख्या लिख दिए, नहीं, तो वहां पर वो गलत हो जाएगा। तो संख्या P बाई Q के फॉर्म में जरूर होनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर हम कहें कि क्या होगा 1/2, ठीक है, अगर 1/2 हमने लिख दिया, ठीक है, अगर हमने लिख दिया 0/3 तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन अगर हम यही लिख दें कि 3/0 तो क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो P बाई Q के फॉर्म में जितनी भी संख्याएं लिखी जा सकती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अब एक चीज यहाँ आप देखेंगे कि अगर हमने 1/3, ठीक है, 1/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.3333, ये ऐसे डैश डैश रिपीट करता हुआ चला जाएगा। तो जितनी भी संख्याएं, भाई ये तो संख्याएं समझ आती हैं, अगर इसको हम करेंगे तो ये क्या होगा 0.5, यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, अगर हम लिख दें यहां पर कि 10/5, ठीक है, 10/5 लिख दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने 1/3 में 0.33 आ रहा। अब अगर हम सोचें क्या ये परिमेय संख्या है, ये तो पूरी तरह से कट नहीं रही है, तो क्या परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल परिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक चीज आप याद रखिए कि संख्या जो होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर ये संख्या ये है तो ये हमेशा क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये कट तो नहीं रही है पूरी तरह से, बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीट कर रहा है, एक तरह से एक बार पैटर्न रिपीट करता चला जा रहा है। अगर हम इसी को 100/3 कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर पहले कितनी बार से आएगा 33, फिर यहाँ से 3 ऐसे रिपीटिंग करता चला जा रहा है। तो कोई भी संख्या अगर हम जब उसको काटेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के फॉर्म में आ रही है, इसका मतलब वो पूर्णतः कट तो नहीं रही है, लेकिन एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो करने लगेगा और वही पैटर्न क्या होगा, रिपीट करता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारी हमेशा संख्या कैसी संख्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या अगर हम पढ़ें अपरिमेय संख्या पढ़ें अगर हम, इरेशनल। ठीक है, तो अब यहीं पर हमने परिमेय पढ़ा कि P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अपरिमेय का मतलब हमें समझ में आता है कि P बाई Q के फॉर्म में जो ना लिखी जा सके वही संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय कहलाएंगी। ठीक है, हमने वहां बोला था कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यहां पर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब यहाँ पर वो कटेगी भी नहीं पूरी तरह से और रिपीट भी नहीं होगा, कोई ऐसे पैटर्न फॉलो नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, पाई की। अब हमें सबसे बड़ा सवाल होता है कि पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, क्योंकि हम पाई की जो वैल्यू रखते हैं वो कितनी रख देते हैं, 22/7। ठीक है, 22/7 हम पाई की वैल्यू रख देते हैं। अगर हम इसको देखें तो हम तो सीधा सीधा कह देंगे कि ये परिमेय संख्या है, पाई क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन नहीं, अगर 22/7 को अगर आप काटेंगे, पाई की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 3.14 रखते हैं। ठीक है, 14 रखते हैं। अगर आप इसको काटेंगे तो क्या ये सही 3.14 है,
इसको अगर आप करेंगे 7 3 21 पॉइंट लगाएंगे, एक बचेगा, ठीक है। फिर 7 1 7 3 बचा, 7 चौक 28, देखिए 2 बच गया। जब 2 बच जाएगा तो फिर से 20 हो जाएगा, और हम जब हम करेंगे तो 7 दूना कितना होगा 14, फिर देखिए बच गया। और उसके आगे आप ऐसे ही करते जाएंगे, आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये कहीं पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनेगा जो एक एक के बाद फॉलो करता चला जाए। तो इसी को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। मतलब वो कट भी नहीं रहा पूरी तरह से, और कहीं जाकर रिपीट भी नहीं हो रहा। अगर रिपीट कर जाए तो आप उसको किसकी श्रेणी में रख देंगे, परिमेय संख्या की। लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए हम किस में रखेंगे, अपरिमेय में रखेंगे, ठीक है। ऐसे रूट वाली जितनी संख्या होती है जिसका वर्गमूल ना निकल पाए, वो भी कहाँ आती हैं, आपकी अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल बात करेंगे, √2, ठीक है, √3, √5, ठीक। अगर हम कह दें कि √25, तो क्या कहेंगे आप, क्या ये सही है? 25 √25 अगर हम कहेंगे, क्या ये सही है, अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये तो पूर्ण निकलेगा ना, 5 का क्या होगा 25, ठीक है। इसका क्या निकालेंगे, 5 इसका आ जाएगा। तो ये तो पूरी पूरी नंबर्स हो गई। जब ये पूरा पूरा नंबर हो गया तो ये हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं, एक। कोई भी संख्या होगी उसके बटे में हमेशा एक रहेगा, ठीक है। तो ये p/q के फॉर्म में लिख गया ना। जब p/q के फॉर्म में लिख गया तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे जो हम पढ़ेंगे, आगे देखिए, आपने अभी पढ़ा था भाज्य संख्या, ठीक है। अभी अभाज्य संख्या आपने पढ़ा था, अब उसी का उल्टा क्या होता है, भाज्य, ठीक है। भाज्य संख्या, जिसे हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं, संयुक्त संख्या, ठीक है। इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, आपने अभाज्य संख्या में पढ़ा था कि ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, वो क्या होंगी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कहां से शुरू होगा, एक की बात करें अगर, तो एक क्या है, एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा, तो वो का भाज्य संख्या में आएगा, नहीं आएगा। 2 की बात करें तो 2 का क्या है, 1 और 2, सिर्फ 2 ही गुणनखंड निकल रहे हैं, ये भी नहीं आएगा। 3 बात करें, उसमें 1 और 3, इसमें भी सिर्फ 2 ही गुणनखंड निकल रहे हैं, तो ये भी क्या भाज्य संख्या में आएगा, नहीं आएगा। अब बात करते हैं 4 की, ठीक है। जब बात करेंगे 4 की, तो 4 के कितने गुणनखंड बनते हैं, 4 के कितने गुणनखंड बनते हैं, एक तो हमने बताया कि कोई भी संख्या होगी वो 1 से जरूर कटेगी, ठीक है। अगर हम 4 का करेंगे तो 2 और 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 1 कम 4, कितने हो गए, 3 हो गए। तो मैंने आपको क्या बताया परिभाषा में कि 2 से ज्यादा होने चाहिए, वो तुरंत क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो 4 हमारा क्या है, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। तो अगर हम ये कहें कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, तो क्या गलत होगा, नहीं, बिल्कुल सही होगा। कोई अगर पूछेगा कि कंपोजिट नंबर की शुरुआत कहां से होती है, तो क्या कहेंगे, 4 से होती है, ठीक है। 4 के बाद अगर हम 5 बोले तो क्या सही होगा, नहीं सही होगा। 5 के बाद अगर हम 6 बोले तो क्या सही होगा, बिल्कुल सही होगा। 6 के कितने गुणनखंड होते हैं, 3। सबसे पहला 1 हमने आपको बताया, उसके बाद क्या करेंगे, 2, ठीक है, और फिर आएगा 3 आ गए। इसके कितने गुणनखंड, 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याएं,
वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स आपके, जितने भी अभी तक आपने नंबर्स पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या हो, चाहे होल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, आपके वास्तविक संख्या में आते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि रेशनल नंबर, ठीक है, प्लस इरेशनल नंबर इक्वल रियल नंबर कह दें, तो ये क्या होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, यही इसी की परिभाषा है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, रियल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम कह दें कि सारे रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर तो बना देते हैं। ठीक है, अगर हम कह दें क्या सारे रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं, तो नहीं, दो मिलकर जब रियल नंबर बना रहे हैं तो एक अकेला मिलकर दो, देखिए जब दोनों साइड से होगा तो ऐसे लगता है एरो। ठीक है, मतलब कि ये दोनों साइड सेटिस्फाइड होगा, लेकिन ये दोनों साइड सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, हमने कह दिया सारे रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर बनाते हैं, लेकिन अगर हम यही बात उल्टा बोल दें कि क्या सारे रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। भाई अगर हम कह दें, देखिए रियल नंबर तो क्या है, 3 भी है, √3 भी है, ठीक है, और 1/3 भी है, ये तीनों क्या है, रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं कह दूं क्या रेशनल नंबर है, ये तीनों नहीं है। भाई रेशनल नंबर ये है, नहीं है। ठीक है, √3 हमारा क्या है, √3 हमारा इरेशनल नंबर हो गया, 3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर हो गया, ये भी क्या है हमारा, रेशनल नंबर हो गया। तो ठीक है, यहां से इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद दो चीजें आप और पढ़िए, पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, ऐसे नंबर जिनका पूर्ण क्या हो, ऐसे नंबर जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1 2 3 अगर 4, ठीक है, 1 2 3 तो पूर्ण वर्ग होगा नहीं, 4 जो हमारा होगा वो क्या है, पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है, अगर 2 की बात करें, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 3 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 5 के करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 6 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, 7 का करेंगे तो 49 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा और यही संख्या हमारे क्या कहलाती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है, अगर हम यही बीच में कह दें कि क्या 47 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो अगर आप इसका रूट निकालेंगे, ठीक है, अगर आप इसका रूट निकालेंगे तो क्या ये कोई नंबर ऐसा आएगा जो पूरा पूरा आए, ठीक है, पूर्णांक हो, नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी तरह पूर्ण घन की बात करें, अगर हम पूर्ण घन की, पूर्ण घन संख्याएं, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। तो जैसे हमने क्या बताया आपको, परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बताया, वैसे ही क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, इसका यहाँ पर घन कर देंगे। ठीक है, 1 का अगर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर उसका क्यूब करेंगे, घन करेंगे। और जब इसी का मान लीजिए हम रूट निकाल दें, ठीक है, इसी का हम रूट निकाल दें तो ऐसा नंबर आना चाहिए जो इंटीजर हो। किसका होगा, 3 का। ठीक है, 3 का 9 27। ठीक है, तो 8 अगर हम कहें 1 भी होता है तो क्या सही होगा या गलत होगा, बिल्कुल सही होगा। भाई 1 का अगर हम वर्ग करें या घन करें, कुछ भी करें, तो क्या होगा, हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसी संख्या जो पूरी तरह से क्या हो, घन जिसका वर्गमूल निकल आए, या अगर कोई संख्या है जिसका घन मूल निकल आए, तो वही हमारी संख्या क्या होंगी, पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है,
तो इतना आपको समझ में आ गया। तो आज आपने पढ़ा बेसिक चीजें नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में हमने आपको छोटी छोटी चीजें बताई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और मैंने आपसे 2 सवाल आपके लिए छोड़े हैं कि 1 से 50 तक में 10 कितने 15, ठीक है। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और 51 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं आप इसका सही उत्तर लिखेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम आज का अपना सेशन खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।